एपिसोड 181 टू 190। अध्याय 181। अध्याय 181। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि वह दादा दादी के लिए उपहार तैयार करेगा। वैसे भी जब से वे मिले थे उसने उसे अभी तक कोई उपहार नहीं दिया था। अब सोचने का सही समय है। उसे क्या देना है इस बारे में। मैंने सुना है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम कल घोषित हो रहे हैं। रोमियो ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या तुम घबराई हुई हो? रोजमेरी असमंजस में थी। उसका सवाल उसके भाई के सवाल जैसा ही क्यों था। मैं ठीक हूँ। क्या आपकी कोई पसंदीदा यूनिवर्सिटी है? रोमियो ने नरमी से पूछा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को पसंद करें उसमें आपका दाखिला हो सकता है। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर मेरे अंक उतने अच्छे न भी हों तो भी सभी विश्वविद्यालयों में बात सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। अंक उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। क्या उसका इरादा उसके लिए कुछ जुगाड़ करने का था? कल इस बारे में बात करते हैं। रोजमेरी ने किसी खास विश्वविद्यालय के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दादा हैरिस की कही बात याद करके वह शायद उसी विश्वविद्यालय को चुन ले जहां वे पढ़ते थे। हालांकि बूढ़े दादा को टोकना बहुत पसंद था। कुछ देर बाद रोमियो ने उसे कंपनी के दरवाजे पर छोड़ दिया। जैसे ही रोजमेरी गेट से अंदर आई, डीन दौड़कर आया और बोला, सुश्री रोज, आपका भाई यहाँ है। भाई, 10 मिनट में एक आपातकालीन बैठक है। सभी उपस्तरीय और उससे ऊपर के कर्मचारियों को उपस्थित रहना है, जिसमें आप भी शामिल हैं। जहां वह अब है, वह पहले से ही सम्मेलन कक्ष में इंतजार कर रहा है। रोजमेरी ने अपने हाथों में मौजूद सामान डीन को सौंप दिया ताकि वह उसे अपने कार्यालय में ले जाए और खुद कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल पड़ी। कई कर्मचारी उससे आगे निकल चुके थे, 3-5 के समूहों में इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री कॉलिंस स्वयं हमारी कंपनी का दौरा करेंगे। मैं उससे नीचे अचानक मिल गई। कितना सुंदर है। उसका चेहरा हर तरह से आकर्षक है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह की लड़की उसके लायक होगी। श्री कॉलिंस का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि मुझे लगता है कि केवल सुश्री रोज जैसी कोई ही उन्हें संभाल सकती है। सुश्री रोज। वे लिफ्ट में दाखिल हुए और दरवाजा बंद करने का बटन दबाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि रोजमेरी अंदर आने वाली है। उन्होंने झट से अपने मुंह बंद कर लिए और रोजमेरी का अभिवादन किया। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। रोजमेरी जानती थी कि कर्मचारियों के बीच कुछ गपशप जरूर होगी। वह लिफ्ट में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। उसकी मौजूदगी से ज्यादातर कर्मचारी अपनी सांस रोक लेते थे, इतने डरे हुए थे कि बोल भी नहीं पाते थे। तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? रोजमेरी उनकी बातचीत सुनना चाहती थी। सुश्री रोज, एक महिला कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपको लगता है कि श्री कॉलिंस सुंदर है? क्या वह अपने भाई से पूछ रही थी कि वह सुंदर है? रोजमेरी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बुरा नहीं है। क्या वो आपके आदर्श पुरुष हैं? महिला कर्मचारी ने आगे पूछा, अगर मिस्टर कॉलिंस आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेगी? क्या आप उनके साथ रहेंगी? रोजमेरी को गहरा सदमा लगा। नहीं, वह अपने ही भाई के साथ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं? अन्य कर्मचारी अचंभित थे और उन्होंने पूछा, मिस्टर कॉलिंस जैसे युवा, सुंदर और धनी पुरुष दुनिया में बहुत कम है ना? हाँ, है। रोजमेरी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। क्या है? कौन? जब उसने पूछा तो कई कर्मचारियों को पता नहीं था कि वह किसके बारे में बात कर रही है। मिस रोज, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सुश्री रोज अभी बहुत छोटी हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर मिस रोज का वाकई कोई बॉयफ्रेंड है भी तो वो जरूर एक बेहतरीन इंसान होगा। सुश्री रोज, क्या आपको पता है कि श्री कॉलिंस अचानक मिलने क्यों आए? क्या कोई महत्वपूर्ण बात चल रही है? कहीं वह छंटनी करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो छंटनी से बहुत डर लगता है। लिफ्ट के दरवाजे खटखट की आवाज के साथ खुले और कई कर्मचारी जल्दी से रोजमेरी के पीछे पीछे भागे और बेचैनी से पूछने लगे, सुश्री रोज, क्या श्री कॉलिंस सचमुच छंटनी करने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने पिछले महीने एम कंट्री शाखा में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि अगला नंबर मेरा ही हो सकता है। कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत जुटाकर रोजमेरी के कपड़े पकड़े और घबराते हुए कहा, सुश्री रोज, अगर श्री कॉलिंस मुझे नौकरी से निकाल देते हैं तो आपको मेरा साथ देना होगा। और मेरी भी। अगर मेरी बारी आई तो क्या होगा? रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें चिढ़ाया। क्या? सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। अगर श्री कॉलिंस ने आपको नौकरी से निकालने की हिम्मत की तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे।
रोजमेरी थोड़ी हैरान हुई और मुस्कुराते हुए पूछा, सच में? बिल्कुल, आपके बिना कंपनी और हम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। सुश्री रोज, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो आप जहां भी जाएंगी हम आपका पीछा करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और न ही चापलूसी कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि आप कितने काबिल हैं। अगर मिस्टर कॉलिंस आपको निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि वे अंधे हैं। कंपनी का भविष्य आप पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, रोजमेरी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे इन कर्मचारियों द्वारा इतना सम्मान दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अंदर आए। कई कर्मचारी रोजमेरी के पीछे पीछे अंदर आए और हंटर को देखते ही सबने उनका अभिवादन करते हुए कहा, सुप्रभात श्रीमान कॉलिंस। रोजमेरी ने भी अभिवादन किया। आओ मेरे पास बैठो। हंटर ने अपने बगल वाली सीट पर थपथपाते हुए रोजमेरी की ओर स्नेह भरी नजर से देखा। ये देखकर सबको लगा कि उन्हें भ्रम हो रहा है। मिस्टर कॉलिंस मिस रोज के साथ इतने दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहे थे? यकीनन वे उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, है ना? रोजमेरी हंटर के बगल में बैठ गई, जिसने कहा, मैं बस हालचाल पूछने आया हूं। सब लोग आराम करो। उसने सब पर नजर डाली, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह सीधे रोजमेरी से बात कर रहा हो। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। बस छंटनी न हो। कुछ देर बाद जब सभी लोग उपस्थित हो गए तो हंटर ने सबसे पहले कंपनी की हालिया स्थिति के बारे में पूछा। कई प्रबंधकों ने रोजमेरी का जिक्र किया। श्रीमान कॉलिंस, मुझे नहीं पता कि आपने कंपनी में हाल ही में हुई समस्याओं के बारे में सुना है या नहीं। अगर सुश्री रोज न होती तो हमारा तो काम तमाम हो गया होता। अगर सुश्री रोज मेरे साथ डिजाइन प्रतियोगिता में न आती तो मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाता और कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। असल में सुश्री रोज हमारी हीरो हैं। बोलने वाली मोली थी, जिसे हाल ही में डिजाइन विभाग की प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। उसने हंटर की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, चूंकि श्री कॉलिंस यहाँ हैं, मैं मुख्यालय से अनुरोध करती हूँ कि वह सुश्री रोज को पुरस्कृत करे। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। सुश्री रोज ने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, वह पुरस्कार की हकदार हैं। हंटर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और पूछा, अगर आप सभी सहमत हैं तो हमें उसे क्या इनाम देना चाहिए? मुझे लगता है कि कामकाजी लोगों की सबसे बड़ी चाहत अच्छी तनख्वाह और छुट्टियां होती हैं। मैंने सुना है कि सुश्री रोज ने हमारी तनख्वाह बढ़ा दी है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी सवैतनिक छुट्टियां मिलेंगी। यह एक अच्छा सुझाव है, हम सभी सहमत हैं। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की। हंटर को अपनी बहन की कंपनी में इतने प्रभाव की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चेहरे के भावों को नर्म करते हुए कहा, मैंने सुना है कि उसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित होने वाले हैं। अरे, मिस रोज सचमुच अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, है ना? कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद क्या सुश्री रोज कॉलेज जाने का विकल्प चुनेंगी और कंपनी में काम करना बंद कर देंगी? बिल्कुल नहीं, सुश्री रोज, हम आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अध्याय 182। हर कोई अनिच्छा का भाव दिखा रहा था। हर कोई जानता था कि यह लड़की कंपनी की जान बन चुकी थी। किसी की भी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं थी कि अगर वह चली गई तो क्या होगा। अगर मिस रोज कॉलेज चली जाती हैं तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। मैं मिस रोज के स्कूल के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाऊंगी और उनके लिए पैनकेक बनाऊंगी। अच्छा, तो मैं कॉफी बेचूंगा। उसकी उम्र की लड़कियों को कॉफी पसंद होगी, है ना? और मैं एक डिलीवरी स्टेशन स्थापित करूंगा, विशेष रूप से सुश्री रोज को उनके पैकेज भेजने के लिए। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद होगी, है ना? हंटर के पीछे खड़ा जूलियन उनकी बातों से लगभग स्तब्ध रह गया था। क्या कर्मचारियों के दिलों में रोजमेरी का स्थान सचमुच इतना ऊंचा था? यहां तक कि मिस्टर कॉलिंस से भी ज्यादा लोकप्रिय। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, रोजमेरी ने धीरे से कहा। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, मैं हमेशा इस कंपनी का नेतृत्व करूंगा। हंटर आज यहां ये कहने के लिए आई थी, जब वह स्कूल जाएगी तो डीन दैनिक कार्यों को संभालेगी, जबकि प्रमुख निर्णय अभी भी सुश्री रोज द्वारा दूर से ही लिए जाएंगे। जूलियन ने तुरंत दस्तावेजों का एक बंडल सौंप दिया। हंटर ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा और कंपनी में सभी से कहा, ये मेरे द्वारा हस्ताक्षरित खाली दस्तावेज हैं। सुश्री रोज द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय से मैं पहले ही सहमत हो चुका हूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या मिस्टर कॉलिंस को मिस रोज पर वाकई इतना भरोसा था? हालांकि सुश्री रोज बहुत सक्षम थीं, लेकिन किसी ने भी श्री कॉलिंस से पहले से हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। इतने सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाना तो दूर की बात है।
सभी लोग इससे जुड़े जोखिमों को समझते थे। सुश्री रोज बहुत ही उत्कृष्ट हैं, उनके वेतन में और वृद्धि की जाएगी, और छुट्टी को लेकर चिंताओं के बारे में, भले ही वह कॉलेज जाएं, उनका वेतन फिर भी दिया जाएगा। सबने जयकार की। मिस्टर कॉलिन मिस रोज के प्रति बहुत ही अच्छे थे, इतना अच्छा कि हर कोई ईर्ष्या करने लगा। बैठक समाप्त हो गई है। रोजमेरी सोच रही थी, क्या ये विशेष व्यवहार वास्तव में ठीक था। बैठक के बाद लोग आपस में बातचीत करने लगे। क्या आपको लगता है कि मिस्टर कॉलिंस को मिस रोज पर क्रश है? वह उनके साथ बहुत अलग तरह से व्यवहार करते दिखते हैं। मुझे भी यही महसूस होता है। जब मिस्टर कॉलिंस मिस रोज को देखते हैं तो उनकी आंखों में कोमलता और स्नेह झलकता है। ये किसी बॉस का अपने कर्मचारी को देखने का भाव नहीं है। मैंने भी यही देखा। ऐसा लगता है कि मिस्टर कॉलिंस का व्यवहार केवल मिस रोज के सामने ही नर्म पड़ता है। क्या मिस्टर कॉलिंस वाकई मिस रोज को पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। हाँ, सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों ही आकर्षक और सक्षम हैं। हंटर रोजमेरी के पीछे पीछे उसके कार्यालय में गया और डीन ने झट से कहा, श्रीमान कॉलिंस, जूलियन कृपया बैठ जाए, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। हंटर ने आसपास का नजारा देखा और रोजमेरी से धीरे से कहा, जब तुम कॉलेज जाओगी तो मैं इस जगह को दोबारा सजा दूंगा। जूलियन, नवीनीकरण कंपनी से पहले ही संपर्क कर लो, उन्हें आने दो और नाप लें और एक डिजाइन बनाएं। हाँ। जूलियन ने तुरंत इस कार्य को अपने टैबलेट पर नोट कर लिया और इसे प्राथमिकता के रूप में चिन्हित कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ऑफिस का माहौल ठीक है, रोजमेरी ने कहा। हालांकि, हंटर ने कहा, मेरी बहन उन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है जिनका इस्तेमाल पहले दूसरे लोग कर चुके हैं। क्या आपका कोई पसंदीदा रंग है? शायद काला, सफेद या धूसर। मुझे लगा था कि आप हल्के रंग चुनेंगे, जैसे हल्का गुलाबी, हल्का नीला, पुदीना हरा इत्यादि। डीन तैयार की हुई कॉफी लेकर आया और उसने एक गिलास रोजमेरी को दिया। हंटर ने एक घूंट लिया और जूलियन से कहा, अब से रोजमेरी की कॉफी प्रीमियम क्वालिटी की ही मंगवा देना। और हाँ, उसके लिए एक स्नैक कैबिनेट भी मंगवा देना। उसे स्नैक्स से भर देना ताकि काम करते समय उससे बोरियत न हो। ठीक है, जूलियन ने झटपट लिख लिया। स्नैक कैबिनेट और स्नैक ब्रांड्स के लिए कोई विशेष अनुरोध है? केवल सर्वश्रेष्ठ ही चलेगा। मरम्मत करने वाली कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह भी सबसे अच्छी होनी चाहिए? जी हाँ, इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्यकर होनी चाहिए। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए। साथ ही, बगल वाले फाइल रूम को कहीं और ले जाकर खाली कर दें और उसे इस कार्यालय में मिला दें। डिजाइनर से रोजमेरी के आराम के लिए एक बेडरूम डिजाइन करवाएं। बिस्तर, गद्दा और अन्य सामान भी बेहतरीन गुणवत्ता के होने चाहिए। और बेहतर होगा कि उसमें एक वॉक इन क्लोजेट भी हो। रोजमेरी मन ही मन सोच रही थी, क्या वह यहाँ काम करने आए हैं या छुट्टी मनाने? समझ गया, जूलियन ने झटपट लिख लिया। साथ ही, उसके लिए एक छोटा सा लिविंग रूम बना दें। सोफा आरामदायक होना चाहिए और एक प्रोजेक्टर भी लगा दे ताकि वह खाली समय में फिल्में देख सके। ये सुनकर रोजमेरी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और बीच में टोकते हुए बोली, भाई, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। काम के बाद थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। हंटर ने अपनी कॉफी खत्म की और उठ खड़ा हुआ। मैं कंपनी में जाकर कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। तुम यहीं आराम करो, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुश्री रोज, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी कॉफी भिजवा देता हूँ। जूलियन कंपनी के विभिन्न विभागों का जायजा लेने के लिए हंटर के पीछे पीछे गया। उनके जाने के बाद डीन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सुश्री रोज, आपका भाई आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आप सचमुच भाग्यशाली हैं। मेरा भी एक भाई है और जब हम बच्चे थे तो वह मेरे कान बहुत खींचता था। अब जब हम बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद भी वह मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है। ये कहते हुए डीन ने आह भरी और सोचने लगा कि दूसरे लोगों के भाई इतने अच्छे क्यों होते हैं जबकि उसका भाई इतना सिरदर्द है। रोजमेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम उसे कभी मुसीबत में नहीं डालती? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन हमेशा हार जाता हूँ और वो बाजी पलट देता है। आप और मिस्टर कॉलिंस के बीच ये सौहार्दपूर्ण दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। डीन को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। कुछ देर बाद हंटर और जूलियन वापस आ गए और रोजमेरी ने देखा कि उसके भाई के मूड में कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या आप परेशान हैं? हंटर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इस बात पर ध्यान देगी। उसने अपना लहजा नर्म करते हुए कहा, नहीं। फिर रोजमेरी ने जूलियन की ओर देखा, जो कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर रहा था,
और कहा, एक पुरुष कर्मचारी ने आपको ईमेल के जरिए प्रेम पत्र लिखा, सुश्री रोज। बॉस ने उसे देख लिया, उसे थोड़ा डांटा और उसका तबादला कर दिया। एक और सहायक कंपनी, क्या हंटर इसे भी संभाल रहा था? रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। उन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोग जवान हो, और जो भी अपने काम पर ध्यान नहीं देता और फालतू की बातें सोचता रहता है, कंपनी उसे नहीं रखेगी। इससे सब लोग डर गए और जल्दी से काम पर लौट आए। रोजमेरी ने सोचा, अब शायद दूसरे कर्मचारी भी यही सोचेंगे कि हंटर के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। भविष्य में इस गलतफहमी को दूर करना मुश्किल हो सकता है। डीन, अगर कोई और इस तरह की गड़बड़ी करता है तो सीधे मुझे इसकी सूचना देना, हंटर ने कहा। नाम लिए जाने पर डीन चौंक गया, फिर उसने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, श्री मैकमिलन ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। मैंने सुश्री रोज के लिए कई अवांछित दूल्हों को रोक दिया है। हंटर ने सोचा, क्या रोमियो भी यह सब संभाल रहा है? वह तो वाकई हर चीज को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। आप निश्चिंत रहिए श्रीमान कॉलिंस, आपके और श्रीमान मैकमिलन के निर्देशों के अनुसार मैं मामूली से मामूली दावेदार को भी कोई मौका नहीं दूंगा। मैं उन्हें निश्चित रूप से रोकूंगा, डीन ने वादा किया। ये सुनकर हंटर को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मुझे मुख्यालय वापस जाना चाहिए। जैसे ही रोजमेरी सहमत होने वाली थी, डीन ने जल्दी से कहा, मिस्टर कॉलिंस, क्या आप मिस रोज के साथ दोपहर का भोजन नहीं कर रहे हैं? आपके पास यहाँ आने का समय बहुत कम होता है, क्यों ना आप नई कैंटीन में खाना चखें? ठीक है, हंटर सहमत हो गया। अध्याय 183। दोपहर के ठीक 12 बजे रेस्टोरेंट के कर्मचारी उस समय सदमे से अपने बर्तन लगभग गिरा ही बैठे जब उन्होंने हंटर और रोजमेरी को एक साथ शान से अंदर आते देखा। क्या मिस्टर कॉलिंस ने अभी तक कंपनी नहीं छोड़ी है? क्या वे अभी भी मिस रोज के साथ लंच कर रहे हैं? क्या अफवाहों के मुताबिक वाकई उनके मन में मिस रोज के लिए आकर्षण था? लेकिन उन दोनों के बीच कम से कम 6 या 7 साल का उम्र का अंतर है। क्या यह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा एक युवा लड़की का पीछा करने का एक विशिष्ट मामला था? जब वह सुश्री रोज से बात कर रहे होते हैं तो वे बहुत ही विनम्र प्रतीत होते हैं। हंटर ने रोजमेरी की बात सुनने के लिए थोड़ा झुककर सिर हिलाया, कैफेटेरिया के कर्मचारियों से कुछ कहा और फिर रोजमेरी को खाना परोसने में मदद की। वह पहले खाना लेकर मेज पर गया और रोजमेरी को बैठकर इंतजार करने दिया। श्री कॉलिंस कितने सज्जन व्यक्ति हैं। अपना खाना लेने से पहले सुश्री रोज को खाना परोसने में मदद की। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। गुलाब। इसी बीच खाना लेकर आए मॉली ने देखा कि रोजमेरी मेज पर अकेली बैठी है। उसने खुशी खुशी अपनी ट्रे उठाए और उसके बगल में बैठ गई। तुम अकेली क्यों हो? क्या मिस्टर कॉलिंस चले गए? जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा कि हंटर अपनी ट्रे लेकर उनकी ओर आ रहा है। श्रीमान कॉलिंस। मॉली चौंक गई। क्या मैंने आपकी सीट ले ली? माफ कीजिए, मैं अभी अभी उठती हूँ। कोई बात नहीं, चलो साथ में खाना खाते हैं। हंटर रोजमेरी के सामने बैठ गया। उसने अपने हाथों को सैनिटाइजिंग वाइप से पोंछा और झींगा छीलना शुरू कर दिया। मिस्टर कॉलिंस, क्या आपको भी झींगा पसंद है? रोज की तरह आप दोनों को भी समुद्री भोजन बहुत पसंद है। मैं उसके लिए इन्हें छील रहा हूँ। हंटर ने छिले हुए झींगों को एक एक करके रोजमेरी की प्लेट में रखा और कहा, खाना खा लो, मैंने ये सारे व्यंजन तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। उन्हें जो व्यंजन पसंद थे उनमें से कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया। रोज, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मॉली खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मिस्टर कॉलिंस, आपको हमारे कैफेटेरिया का खाना जरूर चखना चाहिए। जब से रोज ने कैफेटेरिया को नया रूप दिया है, यहाँ का खाना बहुत बेहतर हो गया है। ताज़ा है, स्वादिष्ट और सस्ता। सच में। हंटर ने छिले हुए झींगे को रोजमेरी के कटोरे में रखा और कहा, मैं इसे बाद में चखकर देखूंगा। उन्होंने रोजमेरी की ओर मुड़कर उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, आपके कर्मचारी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मॉली मेरी अच्छी दोस्त है, सिर्फ एक कर्मचारी नहीं। उनका रिश्ता पहले ही मालिक और कर्मचारी के रिश्ते से कहीं आगे निकल चुका था। अच्छा, कभी अपने अच्छे दोस्त को हमारे घर बुला लेना। झींगा छीलने के बाद हंटर ने रोजमेरी के कटोरे में मांस का एक टुकड़ा डाल दिया। तुम्हें भी खाना चाहिए। रोजमेरी को चिंता थी कि उसका खाना ठंडा न हो जाए। तुम्हें भोजन का आनंद लेते हुए देखकर मुझे खुशी होती है और मेरी भूख भी बढ़ जाती है। मैं बाद में तुमसे ज्यादा खाऊंगा। हंटर ने अपना काम नहीं रोका, बल्कि उसने कहा, हो सकता है मैं इस विदेश यात्रा से देर से लौटूं। अपना ख्याल रखना और जब बोर हो जाओ तो अपने अच्छे दोस्त के साथ शॉपिंग करना या फिल्में देखना। खर्चे मेरी तरफ से हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे आप संभाल न सकें तो मुझे फोन कर देना।
ठीक है, रोजमेरी ने जवाब दिया और हंटर के लिए एक स्टेक ऑर्डर किया और उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। हंटर की आंखों में नरमी आ गई, उसकी छोटी बहन उसके लिए खाना मंगवा रही थी। ऐसा व्यवहार किसी और भाई को नहीं मिलता। अचानक उसे लगा कि उसे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए एक चैट ग्रुप बनाना चाहिए। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आऊंगा, हंटर ने अपना खाना खत्म करने के बाद कहा। तुम्हारा भाई डेविड कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। वह बेबाक है, इसलिए अगर वह अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचाए या तुम्हें बुरा लगे तो मुझे बताना। मैं उसे सुधारो। जब मॉली ने यह खबर सुनी तो वह बुरी तरह घबरा गई। मिस्टर कॉलिंस की दयालुता और सख्ती दोनों ही उसके लिए बिल्कुल वास्तविक थीं, वे कल्पना से परे थीं। वह बिना किसी झिझक के अपने ही भाई को डांट सकता था, ये तो वाकई भयावह था। डेविड वापस आ रहा है। रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। हाँ, वैसे तो मुझे पता नहीं कब, लेकिन उसके बारे में चिंता मत करो। हंटर ने रोजमेरी की प्लेट में कुछ मछली रखते हुए मन ही मन सोचा, अब से अपनी बहन की मदद करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। डेविड की तो लॉटरी लग गई। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। रोजमेरी नहीं चाहती थी कि वह उसकी थाली में और खाना डाले। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक है। झींगों को लगभग छिला हुआ देखकर हंटर ने अपने हाथों को कीटाणुनाशक वाइप से पोंछा और कहा, मैं पहले अपने हाथ धो लूंगा, फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सूप डालूंगा, फिर खाऊंगा। हंटर के जाने के बाद मॉली ने रोजमेरी को कोहनी से हल्का सा धक्का दिया। हे भगवान, मैंने मिस्टर कॉलिंस को पहले कभी इतना सौम्य नहीं देखा। रोज, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा बड़ा भाई मिला है। उसने तुम्हारी रक्षा की, पिछली बार सबके सामने, और अब वह तुम्हारे लिए झींगा छील रहा है। काश मेरा भी ऐसा बड़ा भाई होता। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है ना? रोजमेरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, परिवार से इस तरह कसने और देखभाल उसे 18 वर्षों से हैरिस परिवार में नहीं मिली थी, सिवाय दादी ग्रेस से मिलने वाली थोड़ी सी गर्मजोशी के। आसपास के सभी कर्मचारी आपस में चर्चा कर रहे थे। मिस्टर कॉलिंस को मिस रोज जरूर पसंद होंगी। मैं $10 की शर्त लगाता हूँ। आज सुबह किसी सहकर्मी ने सुश्री रोज को ईमेल में प्रेम पत्र लिखा। श्री कॉलिंस को पता चलते ही उसे तुरंत दूसरी सहायक कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या ये श्री कॉलिंस के इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? भावनाएं। हाँ, ये सब इतना स्पष्ट है। मैं उनके प्यारे पलों को देखने के लिए बेताब हूँ। अगर उनकी शादी हो जाती है तो क्या कंपनी हमें एक दिन की छुट्टी देगी? मुझे मिस रोज से बहुत जलन होती है। काश मिस्टर कॉलिंस मेरे साथ भी इतने ही सौम्य होते। हंटर रोजमेरी के लिए सूप का एक कटोरा लाया, अपना काफी सारा खाना उसके साथ बांटा और फिर खुद खाने लगा। बातचीत के बीच में ही उसने अचानक पूछा, रोज, क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा फूल है? फूल? रोजमेरी चौंक गई। गेंदा शायद। वह क्या मांग रहा था? क्या मैं किसी को आपकी बालकनी के चारों ओर गेंदे के फूल लगाने के लिए कहूं? इस तरह जब वह विदेश में होगा तो इन फूलों को देखकर उसे उसकी याद आएगी। उसे डर है कि जब उसके दूसरे भाई वापस आएंगे तो वह उसे भूल जाएगी। रोजमेरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। उसने बस सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसे लगा कि वह अचानक से थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। दोपहर के भोजन के बाद रोजमेरी वापस कार्यालय चली गई और जूलियन ने तुरंत खरीदी गई वस्तुओं को उसके सामने रख दिया। सुश्री रोज, ये कुछ नए खरीदे गए कॉफी के बीज हैं, क्या आप इन्हें चखना चाहेंगी? कॉफी अच्छी लगेगी। मैं इसे अभी आपके लिए बना दूंगा। जूलियन ने कॉफी बनाने के बाद हंटर और रोजमेरी दोनों को एक एक कप दिया और कहा, सुश्री रोज, इसे चखकर देखिए, इसका स्वाद कैसा है? क्या ये ज्यादा कड़वा तो नहीं है? क्या इसमें चीनी की जरूरत है? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। रोजमेरी ने इतना कहकर सोफे पर बैठे हंटर की तरफ देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या तुम्हें सच में इस ब्रांड की कॉफी इतनी पसंद है? हाँ, इस कॉफी का स्वाद कड़वापन के बिना भरपूर है और इसकी सुगंध चिकनीपन के बिना मनमोहक है। सचमुच एक दुर्लभ स्वाद है। हंटर ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपको इसे जरूर चखना चाहिए। स्वाद। उसके बाद उसने जूलियन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने उन्हें बता दिया है? जी हाँ, मैंने खरीद विभाग को सूचित कर दिया है कि अब से सुश्री रोज की कॉफी सीधे मुख्यालय से भेजी जाएगी। खरीद विभाग को इसे अलग से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हंटर ने कॉफी का एक घूंट लेने के लिए उसे उठाया। अध्याय 184। अध्याय 184। रोजमेरी ने भी इसे चखा और कहा, ये काफी अच्छा है। उसी समय कोई ढेर सारे स्नैक्स लेकर आया और जूलियन ने उन्हें छांटने का जिम्मा खुद ले लिया। श्रीमती रोज, श्री कॉलिंस आमतौर पर नाश्ता नहीं करते।
अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अगली बार वह चीज़ नहीं मंगवाऊंगी। ठीक है। रोजमेरी को भी स्नैक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने भाई की इस नेक भावना से प्रभावित हुई। जूलियन ने स्नैक्स को श्रेणियों में बांट दिया, उन पर मेवे, मसालेदार स्नैक्स, बिस्कुट, कैंडी, पेस्ट्री, चिप्स आदि के लेबल लगा दिए, जिससे रोजमेरी को बाद में उन्हें ढूंढना आसान हो गया। डीन ये सब ईर्ष्या से देख रहा था और सोच रहा था कि काश उसका भी ऐसा ही विचारशील भाई होता। जब जूलियन का काम खत्म हो गया तो हंटर ने उसे मुख्यालय वापस जाने के लिए कहा, मैं रोज के साथ थोड़ी देर और रुकूंगा। वह कल देश छोड़कर जा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसे अपनी बहन के साथ समय बिताने का मौका कब मिलेगा। ठीक है, जूलियन ने आदरपूर्वक कहा और चला गया। श्रीमती रोज, क्या ये मसालेदार स्नैक्स आपके लिए ज्यादा तीखे नहीं होंगे? अगर आप चाहें तो मैं इन्हें पहले चख सकता हूं, डीन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजमेरी ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, जाओ अपना काम करो। उसने हंटर द्वारा भेजे गए स्नैक्स को छुआ तक नहीं था और डीन उसे चखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, निराश होकर डीन चला गया। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। हंटर रोजमेरी के सामने बैठ गया और चुपचाप उसे अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए देखता रहा। उसकी पतली उंगलियां बारी बारी से टाइपिंग, वॉइस मैसेज का जवाब देने, फाइलों की जांच करने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में लगी हुई थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने कई मामलों को निपटा दिया था। 18 साल की लड़की के हिसाब से उसकी कार्यकुशलता वाकई बहुत प्रभावशाली थी। कुछ देर बाद उसे एक फोन आया और वह बालकनी में चली गई। तभी किसी ने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। हंटर ने सहजता से कहा, अंदर आ जाओ। मॉली अंदर आए और हंटर को वहीं देखकर हैरान रह गई। तो उसने जो आवाज सुनी थी वह सचमुच की थी। उसने अपने हाथ में रखी चीजें अपने पीछे छिपा ली और कहा, हेलो मिस्टर कॉलिंस, तुम क्या छुपा रहे हो? हंटर ने उत्सुकता से पूछा। ये जानते हुए कि वह इसे छिपा नहीं सकती, मॉली ने अपना सामान निकाला। सुश्री रोज ने पहले मेरी बहुत मदद की थी। मैंने हाल ही में ऑनलाइन कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स खरीदे थे और उन्हें उनके साथ साझा करना चाहती थी। मैं कोई लापरवाही तो नहीं कर रही हूं, है ना? वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वह फोन पर बात कर रही है, हंटर ने शांत भाव से जवाब दिया, बस इसे उसकी डेस्क पर छोड़ दो। धन्यवाद श्रीमान कॉलिंस। मॉली ने जल्दी से नाश्ता रोजमेरी की मेज पर रख दिया। जल्दबाजी में उसका घुटना हंटर के बगल वाली कुर्सी से टकरा गया और वह दर्द से चिल्लाए। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी स्कर्ट किसी चीज में फंस गई। कुर्सी, अरे नहीं! और वह कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ी। हंटर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते मॉली उसकी बाहों में आ गिरी। जब हंटर मॉली की ओर देख रहा था तो मॉली ने हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी बाहों में मौजूद लड़की की गर्माहट ने उसे तुरंत भर दिया। फोन पर बात करने के बाद रोजमेरी अंदर आए और उसने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उसने सोचा, वाह, ये तो बहुत जल्दी बिगड़ गया, है ना? क्या तुम ठीक हो? हंटर ने अपनी बाहों में मौजूद लड़की से पूछा। मैं ठीक हूँ। मॉली ने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन फटी हुई स्कर्ट के कारण वह बार बार फिसलकर हंटर की बाहों में गिर जाती थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वह हकलाते हुए बोली, मुझे माफ कीजिए मिस्टर कॉलिंस, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। वह इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका पैर उसकी अपनी स्कर्ट पर पड़ जाएगा, जिससे वह फट जाएगी। इससे भी बदतर, हंटर के ठीक सामने उसकी स्कर्ट पूरी तरह से फट गई, जिससे वह इतनी डर गई कि चीखते हुए बोली, आह! हंटर ने झटपट अपनी सूट जैकेट उतारी और उसे उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर आस्तीन से एक गांठ बांध दी, अपनी शर्मिंदगी को सफलतापूर्वक छुपाते हुए। मिस्टर कॉलिंस, मुझे बहुत खेद है। धन्यवाद। मॉली इतनी शर्मिंदा थी कि वह कुछ समझा नहीं पाए और जल्दी से चली गई। हंटर का चेहरा अनजाने में लाल हो गया, मानो उसे अभी भी उस लड़की की हल्की खुशबू महसूस हो रही हो। जैसे ही रोजमेरी ने ऑफिस में कदम रखा, उसकी ऊंची हील की आवाज ने हंटर को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा गर्म था। तुम्हारी सहेली की स्कर्ट फट गई है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ओह, मैंने देखा। रोजमेरी के होठों के कोने खुल गए, उसे अचानक लगा कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। उसने अपना फोन निकाला और डीन को कॉल करते हुए कहा, पास के किसी कपड़े की दुकान पर जाओ और एक ऐसा कपड़ा खरीद लो जो सभी को फिट हो जाए। स्कर्ट, मैं जाकर खरीद लाता हूँ। हंटर को लगा कि अगर वह यहाँ थोड़ी देर और रुका तो उसकी बहन को उसके गर्म गालों का पता चल जाएगा,
इसलिए वह उठा और बाहर चला गया। ठीक है, रोजमेरी ने फोन पर डीन से कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई जा रहा है। फिर उसने मॉली को फोन किया, तुम कहाँ हो? रोज, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मॉली इतनी शर्मिंदा थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। मैं अभी महिलाओं के शौचालय में हूँ। हालांकि वह अभी भी हंटर के सूट जैकेट से बंधी हुई थी, लेकिन स्कर्ट इतनी बुरी तरह फटी हुई थी कि उसमें बाहर जाकर लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं थी। आज उसने एक लेस वाली स्कर्ट पहनी थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से फट जाएगी। उसका किनारा पूरी तरह से फट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंडरवियर दिख गए हों। मिस्टर कॉलिंस ने जरूर देख लिए होंगे, है ना? ये सोचकर उसे इतनी शर्म आई कि वह कहीं गड्ढा ढूंढकर उसमें घुस जाना चाहती थी। उसे इतनी सस्ती स्कर्ट नहीं खरीदनी चाहिए थी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। रोजमेरी के शब्द किसी जीवन रक्षक की तरह थे और मॉली बेहद खुश थी। वाह वाह वाह, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा भाई अच्छा है, वही कपड़े खरीदता है क्या? इस पल मॉली का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। कुछ देर बाद हंटर स्कर्ट लेकर वापस आया। रोजमेरी ने उसे महिलाओं के शौचालय में पहुंचा दिया। मॉली ने उसे पहन लिया और जब मॉली रोजमेरी से मिस्टर कॉलिंस को सूट जैकेट लौटाने के लिए कहने ही वाली थी तो वह कह नहीं पाए। खुद हंटर का सामना करना होगा। किसने सोचा होगा कि इस समय रोजमेरी को फोन आएगा और वह सबसे पहले महिला शौचालय से बाहर निकलेगी। हंटर की सूट जैकेट पकड़े हुए मॉली जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा कि हंटर बाहर खड़ा है। उसका चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया। बार बार उसकी बाहों में गिरने के ख्याल से उसकी शर्मिंदगी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसने जल्दी से कपड़े हंटर की बाहों में थमा दिए, अपना सिर नीचे किया और कहा, धन्यवाद मिस्टर कॉलिंस, मैं स्कर्ट के पैसे आपको वापस कर दूंगी। हंटर कहने ही वाली थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह पहले ही तेजी से वहां से चली गई। ये छोटी बच्ची उससे ऐसे भागी जैसे वह कोई भूत हो। वह पहले की तरह ही इतनी तेजी से दौड़ी, गिरने से बिल्कुल भी नहीं डरी। रोजमेरी के फोन रखने और वापस आने के बाद हंटर के हाथ में केवल सूट जैकेट ही बची थी। मॉली जा चुकी थी। मॉली कहाँ है? रोजमेरी ने पूछा। वह पहले ही घर जा चुकी है। क्या उसे अभी मुझसे किसी चीज की जरूरत थी? उसने कहा कि वह आपके साथ बांटने के लिए कुछ स्नैक्स लाना चाहती है। अध्याय 185। अध्याय 185। काम खत्म होने के बाद हंटर और रोजमेरी एक साथ हतिकवा अस्पताल गए और वीआईपी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने दूर से अपने परिवार की आरवी को आते हुए देखा और उसे बगल में पार्क कर दिया। उन्हें यह मंजिल उनके परिवार के लिए विशेष वीआईपी मंजिल थी। अन्य मरीजों के परिवार वालों को अंदर आने की भी अनुमति नहीं थी, जिससे उनकी निजता सुनिश्चित होती थी। केनेथ कॉलिंस ने लुइसा को कार से बाहर निकलने में मदद की, जबकि सेरेना ने ये दिखावा किया कि उसकी पिछली चोट अभी भी दर्द कर रही है, इसलिए उसे अपने पिता की सहायता की भी आवश्यकता है। कार से बाहर निकलने के बाद सेरेना ने एक हाथ से केनेथ और दूसरे हाथ से लुइसा का हाथ थामते हुए बड़ी मुस्कान के साथ कहा, भाई बहन, तुम लोग भी यहाँ हो। उसकी बाहों को देखते हुए हंटर ने उदासीनता से कहा, अगर मुझे बेहतर पता न होता तो मैं सोचता कि हमारे माता पिता ने तुम्हें सिर्फ बचपन में ही जन्म दिया था। तुम पहले ही बड़ी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी इतनी बचकानी हरकतें कर रही हो। पता नहीं वह उसे अपरिपक्व कह रहा था या ये कह रहा था कि वह जानबूझकर रोजमेरी के सामने दिखावा कर रही थी। सेरेना मीठी हंसी हंस पड़ी। भाई, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मम्मी पापा पर मेरा ही अधिकार हो। मैं अभी भी ठीक हो रही हूँ, मुझे उनकी मदद की जरूरत है। आओ रोज। हंटर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रोजमेरी की ओर बढ़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है मैंने रास्ते में तुमसे क्या कहा था? चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे सब कुछ याद है। ये सुनकर सेरेना तुरंत आगे बढ़ी और हंटर का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उत्सुकता से पूछा, रास्ते में तुमने रोज को क्या राज बताया था? बहन, बड़े भाई ने तुम्हें क्या दिलचस्प बातें बताईं? हंटर ने उसकी बाह की ओर देखा और कहा, हाथ। सेरेना ने असंतुष्ट भाव से मुंह फुलाया, उसका हाथ छोड़ा और बोली, भाई तुम पक्षपात कर रहे हो। रोज तुम्हें छू सकती है लेकिन मैं नहीं। तुम कंजूस हो। हंटर ने जवाब दिया, वह अभी अभी इस परिवार में वापस आए है, जाहिर है मुझे उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो गए हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे नतीजों का इंतजार करना चाहिए, फिर तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद करनी चाहिए। विदेश में कॉलेज में पढ़ाई करेंगे और व्यक्तिगत रूप से आपकी पढ़ाई की निगरानी करेंगे। सेरेना ने मन ही मन सोचा, उसने अभी अभी रोजमेरी के सामने सेरेना को दिखावा करते हुए देखा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा।
लुइसा आगे बढ़ी, रोजमेरी का हाथ पकड़ा, हंटर की ओर मुड़ी और पूछा, हंटर, मैंने सुना है कि तुम आज पूरे दिन रोज के साथ थे। क्या तुमने उसे कुछ मुश्किलों से निपटने में मदद की? रोजमेरी ने ईमानदारी से जवाब दिया, बड़े भाई मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जब वे लिफ्ट की ओर चल रहे थे, हंटर ने कहा, रोज बहुत कुशल और सक्षम है, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वह कंपनी में बहुत लोकप्रिय है, हर कोई उसे पसंद करता है। ये सुनकर लुइसा बेहद खुश हुई, मैंने सुना है कि कंपनी में हर कोई उसे पसंद करता है। अब जब आपने ये कहा तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि रोज वहाँ कितनी लोकप्रिय होगी। हाँ, आज कुछ कर्मचारियों को गलतफहमी हो गई कि मैं लोगों को नौकरी से निकाल रहा हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैंने रोज को निकाल दिया तो वे भी नौकरी छोड़ देंगे। हंटर ने अपनी बहन की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, और कई लोगों ने मुझसे उसे वेतन सहित छुट्टी देने का अनुरोध किया। छुट्टी? रोज कंपनी में वाकई बहुत लोकप्रिय है ना? केनेथ ने खुशी से कहा। वह जानता था कि उस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, जिसका मतलब था कि रोज ने जरूर कड़ी मेहनत की होगी। उनके सौहार्दपूर्ण परिवार को देखकर सेरेना को दुख हुआ। ईर्ष्या की वजह से? भला कौन सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी छोड़ देगा क्योंकि रोज ने छोड़ दी? क्या वो पागल थे? और उन्होंने तो रोज के लिए वेतन बढ़ाने की भी मांग कर दी। ये तो हद ही हो गई। यह जरूर रोज ही होगी जिसने उन्हें रिश्वत दी होगी, इसीलिए वे उसके पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे तो कल आ रहे हैं बहन। अब तुम क्या करोगी? सेरेना ने मासूमियत से पूछा, क्या आप कंपनी चलाना जारी रखेंगे या कॉलेज जाएंगे? वह मन ही मन आशा करती थी कि रोज किसी घटिया कॉलेज में जाए ताकि वह परिवार की सारी संपत्ति खुद ही हासिल कर सके। जब भी सेरेना उस बनावटी लहजे में बोलती, रोज को तीव्र घृणा महसूस होती। सौभाग्य से हंटर ने सबसे पहले जवाब दिया, मैंने कंपनी से इस बारे में बात कर ली है। रोज स्कूल जाएगी और डीन रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी रोज की होगी। बड़े फैसले रोज दूर से ही लिए जाएंगे। रोज के ऑफिस न आने पर भी उन्हें समय पर वेतन मिलेगा। ओह, यह तो बहुत अच्छा विचार है, सेरेना ने खुशी जताते हुए कहा। क्या कंपनी में सभी लोग सहमत हैं? अगर रोज को बिना काम पर जाए भी वेतन मिल सकता है तो क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं होगा? बाकी लोग तो जरूर आपत्ति करेंगे। वे सभी सहमत थे। ये सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। ये सुनकर सेरेना गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या वे सब पागल हो गए थे? बिना काम पर जाए वेतन पाना, और वे सब मान गए। उन्हें जरूर मजबूर किया गया होगा, है ना? बहन कमाल की है, सेरेना ने प्रशंसा जताते हुए कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह कंपनी चला पाती। मम्मी पापा, बड़े भाई, आप लोग क्या सोचते हैं? हंटर ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है। तुम शायद लोगों की संगति को संभाल नहीं पाओगी। तो उनका मतलब यह है कि वह कंपनी चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि रोज उपयुक्त थी। मैंने अभी तक कोशिश भी नहीं की है और तुम मुझे पहले ही नकार रहे हो। उफ, सेरेना ने मुंह बनाने का नाटक किया। माँ, पिताजी, बड़े भाई को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। हंटर सही कह रहा है। तुम्हें बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है और तुम्हें प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं है। लुइसा ने हंटर की बात से सहमति जताते हुए कहा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता मत करो। मैं समझ गई। सेरेना जानती थी कि उसकी मां पक्षपाती है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह लुइसा के पास गई और बोली, माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। भले ही आप मेरी शादी नहीं चाहती, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारी देखभाल करने के लिए। बड़ी होकर लड़की की शादी क्यों नहीं होती? लुइसा ने असहमति जताते हुए कहा, हमें आपकी देखभाल की जरूरत नहीं है। जब तक आप अच्छे व्यवहार से पेश आती हैं, हमारे लिए एक सौहार्दपूर्ण परिवार बने रहने के लिए यही काफी है। सेरेना उसकी बात समझ गई। चिंता मत करो माँ, बहन के साथ रहने से हमारा परिवार और भी जीवंत हो जाएगा। वे वीआईपी फ्लो पर लिफ्ट के दरवाजे पर पहुंचे। लिफ्ट का दरवाजा डिंग की आवाज के साथ खुला। ये तल आम जनता के लिए खुला नहीं था। सभी चिकित्सा कर्मचारी केवल कोलिंस परिवार की सेवा में थे। एक मुख्य नर्स ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक झुककर पूछा, श्रीमान कोलिंस, श्रीमती कोलिंस, आप यहाँ हैं? और हंटर और सेरेना भी। ये भी कोलिंस परिवार की मुखिया हैं। अब से वो यहाँ बेझिझक आ जा सकती हैं। लुइसा ने रोजमेरी का हाथ पकड़कर उनका परिचय कराया। मुख्य नर्स थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन। अध्याय 186। हे वहां, रोजमेरी ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। मुख्य नर्स ने रोजमेरी की ओर देखा, जो सेरेना से भी अधिक कुलीन प्रतीत हो रही थी।
क्या वह कोलिन्स परिवार की रिश्तेदार हो सकती है? वो एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हुई प्रतीत होती थी, सुशिक्षित थी और सेरेना की तरह चिड़चिड़ी और नखरे वाली नहीं थी। स्पष्ट रूप से वो एक समझदार व्यक्ति थी। क्या मेरे माता पिता आज जाग गए हैं? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, फिर भी लुइसा ने ये सवाल पूछते हुए उम्मीद की एक किरण अपने मन में संजो रखी थी। वे अभी भी बेहोश हैं। पिछले 3 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं है। दैनिक चिकित्सा निगरानी डेटा और डॉक्टरों की सलाह को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पर अपडेट किया जाता था ताकि केनेथ और लुइसा इसे कभी भी देख सकें। हाल ही में लुइसा ने यह भी देखा कि दोनों बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य के आंकड़े धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। डॉक्टरों का आकलन आशाजनक नहीं था और उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी गई थी। इसका मुख्य कारण यह है कि वे बूढ़े हो रहे हैं और उनके शारीरिक कार्य करने की क्षमता कमजोर हो रही है। आप अब जा सकते हैं। ठीक है। लुइसा ने रोजमेरी का हाथ पकड़ा और उसे गलियारे से नीचे ले गई। तुम्हारे दादा दादी को थोड़ी शांति और सुकून चाहिए, इसलिए उनका कमरा बिल्कुल आखिर में है। विशाल और रोशनीदार वीआईपी वार्ड के अंदर 2 स्मार्ट अस्पताल के बिस्तर थे, जिन पर प्रत्येक बिस्तर के साथ 2 नर्सें एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल कर रही थीं। लुइसा और अन्य लोगों को देखते ही वे तुरंत खड़े हो गए, अभिवादन करने के लिए तैयार। शश, लुइसा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर उन्हें जाने के लिए कहा। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर वार्ड से बाहर निकल गए। पिताजी, माताजी, केनेथ ने भावुक होकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके धनी परिवार को अभी भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पिताजी, माताजी, आप कब जागेंगे? केनेथ और मैंने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया है। ये रोज है, रोजमेरी कॉलिन्स, आपकी असली पोती। असली पोती शब्द सुनते ही सेरेना ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? उसे अचानक यह उम्मीद सताने लगी कि उसके दादा दादी कभी न जागे। इस तरह रोजमेरी को उनकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। बड़ों की नजरों में सेरेना ही इकलौती पोती थी। रोज, अपने दादा दादी को मेरा नमस्कार कहो, लुइसा ने कोमल स्वर में कहा। रोजमेरी ने आज्ञाकारी भाव से आगे बढ़कर कहा, दादाजी, दादी जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आरामदायक घरेलू कपड़े पहने और आंखें बंद किए हुए दोनों बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे मानो झपकी ले रहे हों। उनके बाल करीने से संवारे हुए थे, नाखून बड़े करीने से कटे हुए थे और वे दोनों बहुत ही सभ्य दिख रहे थे। वे एक महान परिवार के सदस्य थे। अब भी सांस लेने वाली मशीनों से लैस होने के बावजूद उनके दादाजी का दयालु चेहरा ये दर्शाता है कि वे जीवन में एक जीवंत और आशावादी व्यक्ति थे। दादी को देखकर उनके सुव्यवस्थित चेहरे पर अभी भी व्यावसायिक दुनिया में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के संकेत दिखाई दे रहे थे, जो मिलनसार होने के साथ साथ बुद्धिमान और सक्षम भी लग रही थीं। तो ये थे उसके दादा दादी। रोज, यहाँ बैठ जाओ। लुइसा ने रोजमेरी को 2 अस्पताल के बिस्तरों के बीच रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद रोज ने स्वाभाविक रूप से अपने दादाजी की कलाई पर हाथ रखा और कहा, दादाजी, हम सभी आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फिर उसने अपना दूसरा हाथ अपनी दादी की कलाई पर रखा और कहा, दादी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उसके हावभाव हंटर की नज़र से नहीं बच पाए। वह सोच रहा था, क्या उसकी बहन उनके दादा दादी की हालत के बारे में जानकारी ले रही थी। हालांकि उसने सुना था कि उसने पहले फिलिप की जान बचाई थी, लेकिन उनके दादा दादी की हालत फिलिप से भी बदतर लग रही थी, और यहाँ तक कि सबसे अच्छा डॉक्टर भी इस मामले में बेबस था। लुइसा ने अपनी बेटी के असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। उसने बिस्तर के किनारे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि 18 साल पहले लगी आग में रोज घने धुएं में समा गई थी। भगवान का शुक्र है, वह 18 साल बाद मेरे पास लौट आए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रोज कितनी होशियार है। वह युवा है और फिर भी एक कंपनी चलाने में सक्षम है, बिल्कुल आपके सुनहरे दिनों की तरह। लुइसा खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, ये तो आनुवंशिकी होगा, हम कोलिन्स परिवार के लोगों में व्यापार की अच्छी समझ है। वह कपड़ों की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन रोज के पदभार संभालने के बाद वह फिर से पटरी पर आ गई। वापस आ गए और कई कर्मचारियों का समर्थन भी हासिल कर लिया। केनेथ दादाजी के बिस्तर के पास बैठा था, उसका गला भर आया था। पिताजी, लुइसा सही कह रही है। आपको रोज से जरूर मिलना चाहिए। वो सुंदर है, बुद्धिमान है, व्यापार में माहिर है, संगीत जानती है और कपड़े भी डिजाइन करती है, उसमें कोई कमी नहीं है। वह बिल्कुल भी भोली नहीं है। अगर आप सुबह उठकर अपनी ऐसी पोती को देखें तो आप बेहद खुश हो जाएंगे। हालांकि उसने ये सब कहा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बूढ़ा आदमी जागने तक टिक पाएगा या नहीं।
इसके बारे में सोचते ही केनेथ का गला और भी भर आया और रोने की तीव्र इच्छा होने लगी। पिताजी निश्चिंत रहिए, मेडिकल टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है, दादाजी और दादी जी होश में आ जाएंगे, हंटर ने रोजमेरी की ओर देखते हुए कहा, और रोज यही है। सेरेना को रोजमेरी की तारीफ करते देख थोड़ी निराशा हुई। वह रोने लगी और अचानक बिस्तर के किनारे पर झुक गई। दादी, आप कब उठेगी और मुझसे बात करेगी? मुझे आपका गले लगाना, मुस्कुराना, मेरी तारीफ करना, मुझे अपनी प्यारी पोती कहना बहुत याद आता है। मेरी हर छोटी उपलब्धि, शिक्षक से मिली हर प्रशंसा, आपको मुझ पर गर्व होगा। सेरेना ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, अगर मेरी सारी तरक्की और सारे सम्मान तुम्हारी सेहत के बदले कुर्बान करने पड़े, तो मैं एक आम इंसान, एक गुमनाम इंसान बनना पसंद करूंगी। बस तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे बचपन में रहते थे, मुस्कुराते हुए, मुझसे बातें करते हुए, मैं सब कुछ त्याग दूंगी। रोजमेरी ने घृणा से सेरेना की ओर देखा। क्या इस तरह रोने से मरीज की नींद में खलल नहीं पड़ेगा? दादी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? क्या आप अपनी सबसे प्यारी, सबसे गौरवान्वित और सबसे प्रिय पोती की परवाह भी नहीं करना चाहती? अगर मैं इस तरह रोऊं, तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा? दादी, सेरेना एक बार फिर बिस्तर पर झुक गई और सिसकते हुए बोली, जब मैं छोटी थी तो आप मुझे गोद में लेकर मेरे आंसू पोंछते थे और कहते थे कि मेरे आंसू दुनिया का सबसे कीमती रत्न है, और आप मुझे रुलाने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे। रो, लेकिन अब जब तुम्हारी पोती तुम्हारे लिए रो रही है, तो तुम्हें कोई परवाह नहीं। रोजमेरी अवाक रह गई। क्या पोती शब्द पर बार बार जोर देने की कोई जरूरत थी? सेरेना, दादी को आराम करने की जरूरत है, हंटर ने सलाह दी। मुझे माफ करना बड़े भाई, दादा दादी को यहाँ इस तरह कष्ट सहते देखकर मेरा दिल इतना दुख रहा है कि मानो मेरी धड़कन रुक ही जाएगी। उसकी यह बात सुनकर केनेथ की आंखों में आंसू आ गए। वह भी अपने माता पिता के कष्टों से दुखी था और उसे नहीं पता था कि ये कठिनाइयां कब समाप्त होंगी। सेरेना अपने दादा दादी को देखते हुए सिसकियां लेने लगी। दुख, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ घूमने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जैसे हम पहले किया करते थे। तुम हमेशा कहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हूँ और तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाती। अब जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम जाग जाओ। अध्याय 187। अध्याय 187। माँ, आप सेरेना को थोड़ी देर के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाती? हंटर ने सुझाव दिया। सेरेना के रोने से बोझिल लुइसा भी उठी और उसे खींचते हुए बोली, सेरेना, चलो बाहर चलते हैं। दादा दादी की नींद में खलल न डालें। जैसे ही सेरेना उठी, उसने लड़खड़ाने का नाटक किया और लुइसा की बाहों में गिर पड़ी। माँ, क्या आपको पता है दादा दादी कब उठेंगे? मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा सिर घूम रहा है, मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ। मुझे पता है तुम उनके बारे में चिंतित हो। लुइसा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर से बात करने जाता हूँ। केनेथ भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह उठा और वार्ड से बाहर चला गया। जब वार्ड में केवल भाई बहन ही बचे थे, तो हंटर ने धीरे से पूछा, क्या आप निदान कर सकते हैं? रोजमेरी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, थोड़ा सा। तुम्हें क्या मिला? हंटर आश्चर्यचकित था। डॉक्टर की दवा बहुत ही सतर्कतापूर्ण है, ये सीधे लक्षणों का इलाज नहीं कर रही है, जिससे उपचार का सबसे अच्छा समय चूक रहा है। हंटर को उम्मीद नहीं थी कि उसे यह पता होगा। डॉक्टर ने दादा दादी की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादी उपचार का विकल्प चुना, और वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई दवा नहीं दी। दवाएं। दादाजी और दादी जी के शरीर अब बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। बस मस्तिष्क रक्तस्राव ने उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचाई है। साथ ही श्वसन संक्रमण, अनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट चयापचय जैसी समस्याएं भी हैं। अन्य विकारों आदि के लिए उन्हें व्यापक दवा की आवश्यकता होती है। साधारण इंजेक्शन से यह ठीक नहीं हो सकता। क्या आपके पास कोई समाधान है? हंटर ने रोजमेरी के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी मेडिकल टीम बेबस होगी, लेकिन वह कुछ हद तक सक्षम लग रही थी। कोई रास्ता निकालो। हाँ, रोजमेरी के बोलते ही दादी के मॉनिटर से बीप की आवाज आने लगी। आवाज बहुत ही गंभीर थी। बाहर खड़ी नर्स ने आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर देखा और फिर घबराकर बोली, अरे नहीं, बुढ़िया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने तुरंत बिस्तर के पास लगी घंटी बजाई, फिर बूढ़ी औरत के कान में चिल्लाकर कहा, हिम्मत रखो, डॉक्टर आ रहे हैं।
रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद हेड नर्स ने कॉल सुनी, तुरंत लोगों को डॉक्टर को ढूंढने के लिए भेजा और 2 नर्सों के साथ वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। केनेथ डॉक्टर से स्थिति के बारे में पूछ रहा था, तभी उसने स्थिति के बारे में सुना और वह भी तुरंत वार्ड की ओर भागा। माँ को क्या हुआ है? खबर सुनते ही लुइसा दौड़कर अंदर आई। सेरेना भी घबरा गई। बड़े भाई, क्या हो रहा है? हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। यह मॉनिटर लगातार क्यों बज रहा है? दादी को क्या हुआ? हेली, क्या हो रहा है? बुजुर्ग महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हेली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वार्ड में सिर्फ हंटर और एक अजनबी लड़की ही मौजूद थे। इस अजनबी लड़की के आने से पहले बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक थे। क्या वह कुछ कर सकती थी? डिफिब्रिलेटर तैयार रखो, डॉक्टर चिल्लाया। तुम सब पीछे हट जाओ। रोजमेरी ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां आपस में फंस गईं और दूसरे हाथ से उसने अपने थैले से एक सुई निकाली, उसे जल्दी से खोला, एक पतली सुई निकाली और तेजी से खून बहना शुरू हो गया। तुम कौन हो? तुम क्या कर रही हो? अभी रुक जाओ, डॉक्टर। नोलन चौंक गई और उसे रोकने के लिए तैयार थी। अगर आप अभी डिफिब्रिलेट करते हैं तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा और वह है मृत्यु। रोजमेरी के शब्दों ने डॉक्टर को एकदम स्तब्ध कर दिया। रोजमेरी के दृढ़ निश्चय और संकल्प को देखकर सब लोग दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे कैसे पता था कि दादी की हालत को डिफिब्रिलेट करके ठीक नहीं किया जा सकता। क्या इसके पीछे कोई चिकित्सीय कारण था? दादी को सांस लेने में तकलीफ मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हो रही है, जिससे उनके श्वसन तंत्र पर असर पड़ा है। सही इलाज से उन्हें आराम मिलेगा। आपको ये सिद्धांत कहाँ से मिला? हमारी पश्चिमी चिकित्सा इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। एक्यूपंक्चर का सिद्धांत। वेंटिलेटर पर लगातार बज रही अलार्म की आवाज को देखते हुए डॉक्टर ने चिंता से कहा, बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ती जा रही है। श्रीमान और श्रीमती कॉलिंस, मैं आपसे इस बच्ची को अपने पास रखने का अनुरोध करता हूँ। निकाला गया। बहन, तुम ये क्या कर रही हो? किसी की जान बचाने का मतलब उसे कुछ सुइयां चुभोना नहीं होता। तुम कोई सुपर डॉक्टर नहीं हो। हट जाओ और पेशेवरों को इसे संभालने दो। अगर दादी को कुछ हो गया तो? अगर तुमने ऐसा किया तो मम्मी पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी ध्यान आकर्षित करने के लिए सुइयों का पैकेट लेकर आएगी। क्या वह अपने माता पिता के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रही थी? क्या वह कुछ ज्यादा ही आवेगपूर्ण व्यवहार नहीं कर रही थी? अगर उसका इलाज विफल रहा तो वह इस परिवार के साथ रहने की उम्मीद को अलविदा कह सकती है। केनेथ और लुइसा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी है। आखिर यह एक पारंपरिक विदेशी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन बुजुर्गों की इतनी गंभीर हालत में क्या सिर्फ एक्यूपंक्चर से ही सुधार हो सकता है? रक्तस्राव। उसे कोशिश करने दो। हंटर को रोजमेरी की आत्मविश्वास से भरी आंखों में उम्मीद नजर आई। डॉक्टर स्तब्ध रह गया। श्रीमान कॉलिंस, बुढ़िया बेहोश होने वाली है। हमें उसे तुरंत बचाना होगा। अगर हम और देर करेंगे तो एक महारथी भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बगल में खड़ी नर्स ने भी बीच में कहा, ये लड़की कौन है? इसकी उम्र कितनी है? क्या आप इसे जानते हैं? आपने इसे चिकित्सा का अभ्यास कैसे करने दिया? क्या इसे चिकित्सा का ज्ञान है? क्या इसे पता है कि एक्यूपंक्चर क्या होता है? देखभाल करने वाली महिला ने भी विनती की, कृपया रुक जाए, बुढ़िया की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को आने दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। डॉक्टर वेंटिलेटर से लगातार आ रही चेतावनी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जल्दी करो, कोई उसे यहां से हटाओ। अगर तुम चाहते हो कि वह मर जाए तो चलो। रोजमेरी के शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक किशोरी में इतना मजबूत हौसला हो सकता है। 2 सेकंड से भी कम समय में वेंटिलेटर का अलार्म बंद हो गया। डॉक्टर ने अविश्वास से डेटा देखा, सब कुछ सामान्य हो गया था। मुख्य नर्स और 2 अन्य नर्सें भी हैरान रह गईं। क्या सब ठीक हो गया? सिर्फ एक्यूपंक्चर से? उनके आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर सेरेना को विश्वास नहीं हुआ कि रोजमेरी के पास वाकई कोई समाधान है और उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर जी, क्या हुआ? क्या वह चली गई? आंकड़ों का क्या मतलब है? सबको जल्दी बताओ। जब तक दादी को कुछ हो जाता है, रोजमेरी फिर कभी कोलिंस परिवार में नहीं रह पाएगी। बुजुर्ग महिला बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सेरेना दंग रह गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दादी की जान रोजमेरी की कुछ सुइयों से बच गई? क्या यह महज सौभाग्य था? उन्हें अपने भाग्य के इतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं थी। इलाज के बाद डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक और सम्मानपूर्वक पूछा, क्षमा कीजिए, आपका स्वामी कौन है? आप कब से एक्यूपंक्चर सीख रहे हैं?
रक्तमोक्षण और एक्यूपंक्चर के माध्यम से उस बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य को बहाल कर पाना अविश्वसनीय था। क्या आपने द गोल्डन मिरर ऑफ मेडिसिन नहीं पढ़ी? रक्तस्राव और एक्यूपंक्चर के सिद्धांत समान हैं, दोनों का उद्देश्य शरीर को विनियमित करके रोगों के उपचार का प्रभाव प्राप्त करना है। जब रोजमेरी ने उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखा तो वह समझ गई कि उसने इसे पढ़ा नहीं है। उसके सवालों के जवाब में डॉक्टर का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। ये देखकर कि वह युवा था और शायद अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ था, रोजमेरी ने आराम से कहा, तुम्हें और पढ़ना चाहिए। ठीक है। अध्याय 188। अध्याय 188। रोज, तुमने तो जान बचा ली। तुमने इन मौके पर अपनी दादी की जान बचाई। तुम सच में कमाल हो। केनेथ इतना उत्साहित था कि वह उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन लुइसा ने उससे पहले ही अपनी बेटी को गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है, तुम्हारी जान बच गई। दादी अब ठीक हैं। हम तो बहुत डर गए थे। उस बुजुर्ग महिला को कुछ भी हो जाने का ख्याल ही डरावना था। किसे पता था कि उनकी बेटी इतनी कुशल डॉक्टर है। फिलिप हमेशा उसकी चिकित्सीय क्षमताओं की प्रशंसा करता था। बाद में पता चला कि वह सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा था। ये फिलिप का रोज के प्रति पक्षपात नहीं था, बल्कि रोज वास्तव में इतनी सक्षम थी। उनकी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं उत्कृष्ट थीं। बचाव कार्य के दौरान उन्होंने जो दृढ़ संकल्प, शांति और बुद्धिमत्ता दिखाए, उससे हर कोई अचंभित रह गया। रोजमेरी को अपनी मां के आलिंगन से अचानक एक गर्माहट महसूस हुई, प्यार, दुलार और महत्व का ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुम्हारी दादी जब सुबह उठेगी और इसके बारे में सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। लुइसा ने गर्व से रोजमेरी की ओर देखा, मानो उसे ऐसी बेटी पाकर बहुत गर्व हो रहा हो। गर्व के साथ साथ केनेथ सोचने लगा कि रोज ने हैरिस परिवार में इतने सालों में क्या क्या झेला होगा। अगर वह बेफिक्र होकर पली बड़ी तो उसमें इतनी सारी खूबियां कैसे आईं? इन प्रतिभाओं के बावजूद हैरिस परिवार ने उन्हें क्यों नहीं स्वीकारा? ये सोचकर उसे अपनी बेटी के लिए गहरा दुख हुआ। उसे लगा कि उसने बहुत सारी कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया है। उसने मन ही मन उससे वादा किया कि वह उसकी गलती सुधारेगा, उसके साथ पहले से दोगुना अच्छा व्यवहार करेगा। आसपास मौजूद डॉक्टर, नर्स और देखभाल करने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। केनेथ और लुइसा के शब्दों में वे अनुमान लगा सकते थे कि बिस्तर पर लेटी बूढ़ी महिला न केवल सेरेना की दादी थी, बल्कि इस लड़की की भी दादी थी। लेकिन क्या केनेथ और लुइसा की सिर्फ एक ही बेटी नहीं थी? तो ये लड़की कहाँ से आई है? ऐसा प्रतीत होता था कि केनेथ और लुइसा सेरेना से भी ज्यादा उस पर स्नेह बरसाते थे। सेरेना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ी ईर्ष्यालु हो। लड़की की विशेष पहचान को समझते हुए और अपने पहले कहे गए जल्दबाजी भरे शब्दों को याद करते हुए एक युवा नर्स ने अपना सिर झुकाया और रोजमेरी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाना गलत था। मेरी अज्ञानता स्पष्ट हो गई। इस लड़की के चिकित्सीय कौशल उनसे कहीं अधिक थे। उसके बगल में बैठी हीली ने भी अपना सिर झुका लिया और पश्चाताप भरे स्वर में बोली, मैं अभी बहुत घबराई हुई थी और मैंने कुछ कठोर शब्द कह दिए। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसे अपनी अज्ञानता और जल्दबाजी पर गहरा अफसोस हुआ। जब बुढ़िया की हालत अचानक बिगड़ गई तो उसने सोचा कि यह लड़की की करतूत है। अब वह सोच रही थी कि आखिर किस तरह की पोती ऐसा काम कर सकती है। जब मैं बाहर गई थी तब क्या हुआ? दादी को अचानक सांस लेने में तकलीफ क्यों होने लगी? सेरेना ने फिर से इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया। मैं किसी को दोष नहीं दे रही, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ ताकि हम भविष्य में इससे बच सकें। हम दादी को फिर से इस तरह कष्ट नहीं सहने दे सकते। जब ये हुआ तब कमरे में सिर्फ मेरा भाई और बहन थे। भाई तो हमेशा शांत रहता है। बहन, क्या तुमने कुछ कहा था? दादी को इससे बुरा लगा। उसने जानबूझकर दादी की बीमारी का कारण रोजमेरी को बताया, लेकिन हंटर ने शांत भाव से खंडन करते हुए कहा, क्या रोज ने पहले ही नहीं समझाया था? दादी को श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले स्ट्रोक के कारण न्यूरोजेनिक डिस्पेनिया था। ये किसी के द्वारा उन्हें परेशान करने की वजह से नहीं था। रोज ने कुछ नहीं किया। अपने भाई के उसकी असलियत जान जाने के डर से सेरेना ने ज्ञान प्राप्त करने का नाटक किया और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि खाली समय में किताबें पढ़ना उपयोगी होता है, कम से कम ये महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ संदर्भ तो प्रदान कर सकती हैं। आज आप भाग्यशाली थे। मुझे लगता है कि हमारे दादा दादी पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए होंगे। हंटर ने उसके शब्दों में छिपे अर्थ को समझ लिया और ठंडे लहजे में पूछा, क्या आप कह रही हैं कि द गोल्डन मिरर ऑफ मेडिसिन को घटिया माना जाता है? क्या उसका इशारा ये था कि रोजमेरी अपनी दादी को केवल भाग्यवश ही बचा पाए?
तो क्या किसी को बचाना दूसरों की नकल करने जैसा ही था? तो फिर उसने खुद किसी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके बगल में बैठे डॉक्टर ने सम्मानपूर्वक कहा, किसी की जान बचाने के लिए कुछ किताबें पढ़ना इतना आसान नहीं है। सुश्री रोज की चिकित्सा संबंधी कुशलता हम सभी से कहीं अधिक है। ये केवल साधारण नकल करने की बात नहीं है। सेरेना मन ही मन गुस्से से भड़क उठी, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। रोजमेरी बस मुस्कुराए। हाल ही में हुए निदान ने उसे उनकी स्थिति की स्पष्ट समझ प्रदान कर दी थी। मैं एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर को जानता हूं जिसके पास इस बीमारी का इलाज करने की दवा है। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। रोज, क्या तुम सच में किसी मशहूर डॉक्टर को जानती हो? क्या उसके पास तुम्हारे दादा दादी को बचाने की दवा है? सदमे में डूबे केनेथ को यह भी याद आया कि उनकी बेटी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादक थी। उसका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होगा, इसलिए उसके लिए किसी डॉक्टर को जानना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लुइसा ने भी खुशी से कहा, तो आपके दादा दादी को बचाया जा सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी किसी मशहूर डॉक्टर को जानती होगी। ये वाकई चौंकाने वाला था। बहन, क्या ये डॉक्टर नोलन से बेहतर हैं? डॉक्टर नोलन एक प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट हैं और उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं। अगर वो इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते तो क्या तुम्हारी दोस्त कर पाएगी? मदद करना, सेरेना ने झट से कहा, मेरा मतलब है, हमारे दादा दादी की हालत बहुत गंभीर है और कई मशहूर डॉक्टर और विशेषज्ञ भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम सचमुच आपकी दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप उस पर भरोसा करके हमारे दादा दादी को दवा दे दें और बाद में पता चले कि वह धोखेबाज है? इन दिनों कई धोखेबाज डॉक्टर बनकर लोगों को अंधाधुंध ठग रहे हैं। लेकिन रोजमेरी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, वह धोखा नहीं देगी, क्योंकि वह व्यक्ति वही थी। क्या डॉक्टर नोलन की तुलना डॉक्टर बेल से की जा सकती है? रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, मैं गारंटी दे सकती हूं कि अगर वे दवा लेते रहेंगे तो वे 1 महीने के भीतर जाग जाएंगे। केनेथ और लुइसा अवाक रह गए। 1 महीना? उनके माता पिता काफी समय से बेहोश थे और रोज ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्हें 1 महीने के भीतर होश में लाने की गारंटी दी। वह डॉक्टर वाकई बहुत अच्छा होगा। इस समय हंटर ने अपनी बहन की ओर देखा, उसकी निगाहों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। अगर रोज इस मशहूर डॉक्टर को जानती भी थी तो वह ये कैसे सुनिश्चित कर सकती थी कि उनके दादा दादी 1 महीने के भीतर होश में आ जाएंगे? उसे कैसे पता चला कि डॉक्टर के पास सही दवा है? उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर क्या ये संभव है कि वह वही डॉक्टर हो जिसके बारे में वह बात कर रही थी? डॉक्टरों और नर्सों के मन में उनके प्रति जो सम्मान था, उसे देखते हुए उनकी चिकित्सा क्षमता निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगी। अध्याय 189। अचानक ही हंटर के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह अपनी छोटी बहन की चिकित्सा जगत में स्थिति के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वह तो सबसे जटिल मामलों को भी आसानी से सुलझा लेती थी। सबको पता था कि चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर बेल का है, जिनकी अद्भुत कुशलता से लोग मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। लेकिन वह तो एक भूत है, इसलिए किसी को नहीं पता कि उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। जब से उसके दादा दादी को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था, तब से वह पागलों की तरह लोगों को डॉक्टर बेल को ढूंढने के लिए भेज रहा था, इस उम्मीद में कि डॉक्टर उसके दादा दादी को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर बेल की मृत्यु हो चुकी है, जबकि अन्य लोगों का दावा था कि उन्होंने उन्हें त्रिकोणीय क्षेत्र में देखा है। लेकिन इन अफवाहों में सच्चाई थी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या उसकी बहन डॉक्टर बेल की शिष्या हो सकती है? अगर ऐसा होता तो उनके दादा दादी सुरक्षित हाथों में होते। लुइसा ने अपने पास से एक कार्ड निकाला और कहा, इस कार्ड में 20 करोड़ रुपये हैं। देखो वो क्या मांग रही है, उसे खुश करो और बाकी पैसे जेब खर्च के तौर पर रख लो। रोजमेरी थोड़ी हैरान थी, क्या उसे और पैसे मिलने वाले थे? दूसरी तरफ सेरेना ईर्ष्या से हरी हो रही थी। उसकी माँ उसके सामने ही रोजमेरी को और पैसे दे रही थी, उसकी भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं रख रही थी। रोजमेरी ने कार्ड वापस देने की कोशिश करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन लुइसा ने इसे देने पर जोर देते हुए कहा, बेहतरीन डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, आपके पैसे शायद काफी न हो। रोजमेरी ने पलटकर जवाब दिया, हमारा रिश्ता बहुत करीबी है, वह मुझसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेगी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपने माता पिता के पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगी। सेरेना ने पलकें झपकाते हुए कहा, माँ, आप बहुत उदार हैं।
बहन तो बस अपने माता पिता के प्रति अपना स्नेह दिखाना चाहती है। अगर दादा दादी को पता चले कि बिल का भुगतान उसने किया है तो वे उसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। लुइसा बस मुस्कुराए और बोली, तुम और तुम्हारी बहन दोनों की उम्र सिर्फ 18 साल है। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के लिए पैसे की कमी होना आम बात है। अगर मैंने उसे पैसे चुकाने दिए तो तुम्हारे दादा दादी मुझे खूब खरी खोटी सुनाएंगे। केनेथ ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा, हम रोज को भुगतान नहीं करने दे सकते। लुइसा ने शरारती लहजे में धमकी देते हुए कहा, अगर तुम ये कार्ड नहीं लोगे तो हम तुम्हारे दादा दादी को वे दवाइयां नहीं देंगे जो तुम लाए हो। केनेथ मान गया। रोज को घर आए हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ है और उसने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। कंपनी चलाना, भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर निकालना, डिजाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेना, कर्मचारियों को चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने में मदद करना, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाना। अब हम उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं? रोज, बस इसे ले लो। लुइसा ने जिद करते हुए कार्ड रोजमेरी के हाथ में थमा दिया। रोजमेरी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने कार्ड अपने बैग में रख लिया। अंत में रोजमेरी ने विरोध नहीं किया। उसने सोचा कि वह कुछ समय बाद कार्ड अपनी मां को लौटा देगी। सेरेना ईर्ष्या से जल रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी, क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे यह नहीं चाहिए? लेकिन फिर भी उसने अंत में पैसे स्वीकार कर लिए। कितनी पाखंडी है, कितनी चिढ़ने वाली और दिखावटी। रोज, क्या तुम्हें लगता है कि हमें उस डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारे दादा दादी की ठीक से जांच करवानी चाहिए और फिर उसी के अनुसार उनका इलाज करना चाहिए? लुइसा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हम इसे बिगाड़ नहीं सकते, हमें डॉक्टर को जरूर बुलाना चाहिए। साथ ही हम उनसे मिलकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी दे सकते हैं। केनेथ ने भी इसी तरह सुझाव दिया। हंटर दुविधा में था। अगर वह व्यक्ति डॉक्टर बेल होता तो उसे बुलाना और भी अच्छा होता। उसे पूरा यकीन था कि डॉक्टर बेल की क्षमता डॉक्टर नोलन से कहीं अधिक भरोसेमंद थी। इसी बीच डॉक्टर नोलन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आशा भरी निगाहों से कहा, अगर हमें वह डॉक्टर मिल जाए तो हम आमने सामने बैठकर चर्चा और सहयोग कर सकते हैं। इससे बुजुर्ग दंपति के ठीक होने में तेजी आ सकती है। रोजमेरी बस इतना ही कह सकी, मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। लुइसा को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अचानक सेरेना के मन में एक बात आई। बहन, शुक्र है कि तुम आज अपना एक्यूपंक्चर किट ले आई, वरना दादी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। चिंता जताने का नाटक करते हुए उसने आगे कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारे दादा दादी अचानक अस्वस्थ महसूस करेंगे? वह इस संभावना की ओर इशारा कर रही थी कि जब केनेथ नहीं देख रहा था तब रोजमेरी ने जानबूझकर अपनी दादी की हालत बिगाड़ दी थी। फिर उसने सबके सामने दिखावा करने के लिए अपनी पहले से तैयार एक्यूपंक्चर किट निकाल ली। सेरेना, तुम्हें ये पता नहीं होगा, डॉक्टर नोलन हंसते हुए बोले। एक्यूपंक्चरिस्ट हमेशा अपने किट साथ रखते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम खुशकिस्मत थे कि आज सुश्री रोज मौजूद थीं। अगर मुझे कभी भी कोई चिकित्सीय प्रश्न हो तो भविष्य के बारे में, क्या जे आपसे कुछ जानकारी ले सकती हैं, सुश्री रोज? मैं आपकी क्षमताओं से बहुत प्रभावित हूँ। रोज को अभी कॉलेज जाना है। अगर आपके कोई सवाल हो तो जब वह अपने दादा दादी से मिलने आए और उसके पास कुछ खाली समय हो तब उससे पूछ लेना। केनेथ को चिंता थी कि इससे उसकी बेटी की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। अध्ययन करते हैं। जरूर, मैं श्री कॉलिंस, श्रीमती कॉलिंस और सुश्री रोज को पहले से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर नोलन कुछ नर्सों के साथ चले गए। सेरेना ईर्ष्या से हरी पड़ गई। डॉक्टर नोलन ने उसका जिक्र तक नहीं किया। वह अभी अभी उसके सामने ही रोजमेरी की प्रशंसा कर रही थी। अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया। अगर रोजमेरी द्वारा लाई गई दवा उसके दादा दादी की मौत का कारण बन सकती है तो इस परिवार में उसका कोई भविष्य नहीं होगा। भले ही कोलिंस परिवार की सामाजिक स्थिति के कारण कानून रोजमेरी को मौत की सजा न दे, फिर भी रोजमेरी को जेल में सड़ना पड़ सकता है। तब तक वह घर में इकलौती छोटी राजकुमारी होगी और सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। वह अब भी अपने माता पिता की आंखों का तारा होती, अपने 5 भाइयों की इकलौती छोटी बहन जिस पर वे सब प्यार लुटाते। जब तक सभी सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि रोजमेरी अपने दादा दादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं विचारों के साथ सेरेना ने बिस्तर पर लेटे अपने दादा दादी को देखा। उन्होंने 18 वर्षों तक उसे सच्चा प्यार दिया था और वह उन्हें खोने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। बाद में लुइसा खड़ी हुई और नर्सों को निर्देश दिया, मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अगर कुछ भी होता है तो मुझे फोन करने में संकोच न करें। जरूर, रोज, बहुत देर हो रही है, चलो घर चलते हैं।
लुइसा ने रोजमेरी का हाथ पकड़ा और वे दोनों साथ में कमरे से बाहर निकल गईं। रिफ्लेक्शंस विला लौटने और रोजमेरी के खाना खाने के बाद उसने जल्दी से विला जाने का बहाना बनाया ताकि वह अपने दादा दादी के लिए आवश्यक दवा तैयार कर सके। अध्याय 190 दादा दादी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है और श्वसन संक्रमण, अनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट चयापचय विकारों के साथ साथ उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयाँ। उसने सबसे पहले 3 दिनों की दवाइयाँ तैयार की, उन्हें पीसकर पाउडर बना लिया ताकि वे पानी में आसानी से घुल जाएं। अगली ही पल उसे पता चला कि शाम के 8:30 बज चुके थे। हंटर हरे भरे आंगन में समय बिता रहा था, अपनी घड़ी देख रहा था और सामने के गेट की ओर बार बार नजरें गड़ाए हुए था। लेकिन उसकी बहन अभी भी नहीं आई। सुना है वो किसी काम से बाहर गई है, शायद डॉक्टर से मिलने, है ना? कौन जानता था कि डॉक्टर लड़का था या लड़की? अगर लड़का था तो अब काफी देर हो चुकी है, क्या उसकी बहन वहां अकेले सुरक्षित थी? तभी एडिथ आगे बढ़ी और आदरपूर्वक बोली, हंटर, तुमने जो गेंदे के फूल मंगवाए थे वे तैयार हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? हंटर ने ऊपर देखा और उसकी बहन के दूसरी मंजिल के कमरे की बालकनी पर रेलिंग के चारों ओर गेंदे के फूल खिले हुए थे। ये नज़ारा आंखों को सुकून देने वाला था। पता नहीं रोज इसे देखकर खुश हो जाएगी या नहीं। वह रोज का कमरा है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो उसका भाई है, लेकिन फिर भी वो एक लड़का है और काफी रात हो चुकी है। उसकी अनुमति के बिना वो उसके कमरे में यूं ही नहीं घुस सकता। आप अपना काम कर सकते हैं। जी सर। एडिथ ने आदरपूर्वक पीछे हट गई। कुछ देर बाद हंटर को अपनी बहन नहीं दिखी, इसलिए वह उठा और बैठक में जाकर पूछा, माता, क्या सेरेना सो गई है? हंटर, तुम्हें सेरेना की जरूरत है। इस समय तो वो जरूर जाग रही होगी। 1 मिनट रुको, मैं उससे बुला लाता हूँ। माता थोड़ी उत्साहित थी क्योंकि इस घर में बूढ़ी औरत का स्नेह पाने के अलावा सबसे अच्छी बात यह थी कि हंटर उस पर ध्यान देता था और उसे लाड़ प्यार करता था। उन सभी में हंटर का दबदबा सबसे अधिक था। वह जिसे भी अपने साथ रखना चाहता था उसे उसके फैसले का सम्मान करना पड़ता था। नहीं, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। हंटर सेरेना को बिना कोई काम करवाए उसे ढूंढने के लिए ऊपर चला गया। माता ने घड़ी देखी और मन ही मन खुशी से झूम उठी। सब कुछ देखते हुए अब तो युवा मालिक के सोने का समय हो गया था, लेकिन इसके बजाय वह सेरेना के लिए अपनी दिनचर्या तोड़ रहे थे। सेरेना, मैं हूँ, क्या तुम सो रही हो? हंटर सेरेना के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे खटखटा रहा था। भाई, आवाज सुनते ही सेरेना ने दरवाजा खोल दिया। उसके भाई को उससे अकेले मिलने आए हुए बहुत समय हो गया था। आज रात रोजमेरी बाहर गई हुई थी और संयोग से उसका भाई उससे मिलने आ गया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि रोजमेरी आमतौर पर उसे दूर ही रखती थी। ये सोचकर सेरेना खुशी खुशी एक तरफ हट गई और बोली, भाई, अंदर आ जाओ, थोड़ी बातचीत करते हैं। चलिए छत पर चलते हैं। प्रत्येक मंजिल पर एक विशाल दृश्य प्रदर्शक चबूतरा था और सेरेना की मंजिल भी इसका अपवाद नहीं थी। लहराते पौधों से घिरी छत पर सेरेना ने हंसमुख भाव से पूछा, भाई, इतनी देर रात आप यहाँ क्यों आए हैं? हंटर के जवाब देने से पहले ही सेरेना ने मौका पाकर शिकायत करते हुए कहा, तुमने मुझसे इतने दिनों से बात नहीं की, मुझे लगा था कि हमारा भाई बहन का रिश्ता बदल गया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह माना है, लेकिन पता नहीं तुम दिल से मुझे अब भी अपनी बहन मानते हो या नहीं। ये कहते हुए सेरेना ने बनावटी तौर पर दुखी होने का भाव दिखाया। अवश्य। हंटर के आत्मविश्वास भरे लहजे ने सेरेना के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुझे पता था कि मेरा बड़ा भाई सबसे अच्छा है। रोज अभी अभी घर लौटी है और स्वाभाविक रूप से सभी उसकी भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। इससे आपको लग सकता है कि हम आपके साथ पहले से अलग व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हंटर ने उत्साह से कहा, हमारे माता पिता और मेरी नज़रों में, साथ ही अन्य भाइयों की नज़रों में भी, आप अभी भी इस परिवार का हिस्सा हैं और यह कभी नहीं बदला है। ये सुनकर सेरेना असहज महसूस करने लगी। उसके शब्दों में कुछ छिपा हुआ सा महसूस हो रहा था। क्या वह उसे किसी बात की चेतावनी देने के लिए आधी रात को उसके पास आया था? इन वर्षों में मम्मी पापा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हंटर ने पूछा। जाहिर है बहुत बढ़िया, सेरेना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि मैं उनकी सबसे अनमोल धरोहर हूं और अगर वे कर सकते तो मुझे पूरी दुनिया दे देते। और मेरे बारे में क्या? मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है? आप, भाई, तुमने हमेशा मेरे लिए वो सब कुछ खरीदा है जो मुझ पर जचता है। कुछ नए स्टाइल जो मुझे कहीं नहीं मिलते थे, तुमने उन्हें मेरे लिए मंगवा लिया। और हमारे बाकी भाइयों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है? वे भी बहुत अच्छे हैं।
सेरेना हैरान थी और उसने पहल करते हुए कहा, भाई तुम ये सब अचानक क्यों पूछ रहे हो? हंटर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज 18 साल से लापता है और उसके लिए घर वापस आना एक संघर्ष रहा है। माँ, पिताजी और मैं उसकी भरपाई करना चाहते हैं। आपको शायद ऐसा लगे कि हम उसे तुमसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन अब हम उसे वही दे रहे हैं जो तुम्हें इन 18 सालों से मिलता आ रहा है। तो ये रोजमेरी रोज के बारे में था, इसीलिए वह इतनी देर रात उससे बात कर रहा था। सेरेना को झुंझलाहट महसूस हुई। उन्होंने आगे कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि यह उसका भी घर है? वह यहाँ रहने की हकदार है, उस जीवन का आनंद लेने की हकदार है जो उसे मिलना चाहिए था। वह हमारे माता पिता की जैविक बेटी है और उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक भाई होने के नाते मुझे उससे लाड़ प्यार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, खासकर पिछले 18 वर्षों में उसने जो कठिनाइयां झेली हैं, उसके बाद हमें उसकी भरपाई के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। बड़े भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उसका घर में स्वागत नहीं करती। सेरेना थोड़ी ईर्ष्यालु और उदास लग रही थी। गलत मत समझो, मेरे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। तुम्हारे मन में दुर्भावना है या नहीं और कितनी है, यह मैं बता सकता हूँ। हंटर ने उसकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें बता सकूं कि भले ही रोज वापस आ जाए, इन 18 सालों में तुम्हारे लिए हमारा प्यार सच्चा है। तुम अब भी यहाँ रह सकती हो, जो चाहो खरीद सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। कोई भी तुम्हें प्रतिबंधित नहीं करेगा या तुम्हारे साथ अलग व्यवहार नहीं करेगा। सेरेना को संदेह था, उसके परिवार के साथ चीजें निश्चित रूप से अलग लग रही थीं। रोज को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी वो बस तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रही होती है। तुम्हें ऐसी बहन पाकर खुश होना चाहिए। हंटर थोड़ा रुककर आगे बोली, तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए, अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख देना चाहिए, उसे स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तुम पाओगी कि तुम्हारा जीवन पहले से बदतर नहीं होगा, बल्कि तुम ज्यादा खुश रहोगी। क्या वह ज्यादा खुश थी? लेकिन जब भी वह अपने माता पिता को रोजमेरी पर प्यार लुटाते और अपने भाइयों को हमेशा रोजमेरी का पक्ष लेते देखती, तो उसे बेहद ईर्ष्या और चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। ये परिवार तो शुरू से ही तुम्हारा नहीं था, हंटर ने सोच समझकर कहा। ये शब्द सेरेना पर अचानक बिजली गिरने की तरह गिरे और उसे उसकी स्तब्धता से चौंका दिया। इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। न तो हमारे माता पिता और भाइयों का प्यार और देखभाल, न ही ये आरामदायक और शानदार जीवन, न ही नौकरों का सम्मान। सेरेना सदमे से चुप हो गई। तुमने शुरू में एक गलती की वजह से 18 साल रोज की जिंदगी जी। रोज ने तुम्हें हमारे माता पिता और भाइयों की वजह से अपनाया। तुम्हें उससे ईर्ष्या करने, उसे चोट पहुंचाने का मौका मिला। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर वह शुरू से ही तुम्हें ये घर छोड़ने के लिए कहती तो क्या होता? सेरेना कुछ सेकंड के लिए थम सी गई, मानो समय थम गया हो। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।